वेलकम टू द वीरपत एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मोशन जिसे हिंदी में गति कहते हैं, एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है। इसके बारे में सभी चीजों को जानते हैं, इसके सभी की टर्म्स को जानेंगे, साथ में ग्राफ के बारे में जानेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल्स भी यहां पर करते हुए हम चलने वाले हैं। तो फटाफट से सभी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ेंगे सेशन से और यहां पर एक जबरदस्त सेशन का जबरदस्त तरीके से लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वीरपत एकेडमी, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है हमारे क्लास 9th क्लास 10th। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी यहां पर कराई जाती है, सैनिक स्कूल की तैयारी यहां कराई जाती है और साथ ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी यहां पर आप लोगों को कराई जाती है। तो बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन, जिसको हिंदी में गति कहा जाता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सच बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 11th में डिटेल्ड में इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो क्लास 11th में भी दिक्कत आएगी। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो माइंड में एक चीज रख याद करके पढ़ें कि भाई मेरे पास 11th में फिजिक्स रहनी है तो मुझे ये चैप्टर बहुत आसानी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और ये गारंटी मेरी है, एक शब्द नहीं छूटेगा, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के बहुत आसानी से सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। मोशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर एक्चुअल में जो मोशन है वो होता क्या है। तो मोशन की अगर हम बात करें कि जो मोशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी हो, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, बॉल हो सकती है, सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हैं, यहां पर एक पेड़ था, यहां पर पेड़ के पास उसकी छाया में आप खड़े हुए थे। फिर आपने 30 सेकंड बाद देखा ये पेड़ यहां नहीं था, यहां पर एक बस थी, एक बस के साथ साथ बस चल रही थी और उसके बगल में आप भी यहां पर चल रहे थे। तो पहले सराउंडिंग में क्या था? पेड़। अब सराउंडिंग में क्या आ गई? बस। टाइम पहले 30 सेकंड कम था, अब 30 सेकंड बढ़ गया। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हुई। ये जब भी पॉसिबल है कि आप मोशन में रहे होंगे, आप चलकर यहां से यहां आए हैं, उसी को हम मोशन कहते हैं। जैसे पेड़ों से पत्ते गिरना, वो भी मोशन यानी गति का ही उदाहरण है। तो यहां पर दो टर्म आपको याद रखने हैं, सिंपल सी डेफिनेशन कि कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स और टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स। कुछ साइंस के अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जिनके बलबूते पर हम बहुत अच्छा स्कोर अपने क्लास में कर सकते हैं, पूरी क्लास में कर सकते हैं। पूरी क्लास में सबसे सबसे बेहतरीन यानी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग्स विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। तो टाइम के साथ सराउंडिंग में चेंज होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। ठीक है, मोशन की परिभाषा समझ में आ गई। मोशन जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का हो। अगर हम सीधे भाग रहे हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई चलती है तो वो गोल गोल चलती है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन एक रोटेशनल मोशन भी होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है। साथ ही एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है। अब ये रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन तो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं, बट अभी मैंने सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दिया है कि पीरियोडिक मोशन भी एक प्रकार का मोशन ही होता है, साथ ही रोटेशनल मोशन। इन दोनों को क्लास 9th में आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्लास 9th के स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो मोशन क्या होता है ये हमको आसानी से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि
ये जो मोशन वर्ड है ना, ये एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव का मतलब है किसी के साथ रिलेशन रखना, ठीक है। यहां पर होता क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। रेस्ट क्या होता है सर? मैं आपके सामने स्थिर खड़ा हूं तो मैं अभी रेस्ट पर हूं। आप जहां पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं आप भी रेस्ट पर हैं, आराम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, ठीक है। आप वहां से उठ के पानी पीने जाएंगे तब आप मोशन में कहे जाएंगे। तो ये होता है रेस्ट और मोशन। अब बात करते हैं कि सर रिलेटिव टर्म का कैसे। अब मैं यहां पर देखो, एक ही ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन हो सकती हैं, वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्व करने वाला कौन है, यानी देखने वाला कौन है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ये आप है, ये आपका दोस्त है ना, चुन्नू मुन्नू है ये। अब ये किसी स्पीड से इस तरफ भाग रहे हैं, किसी वेलोसिटी से इस तरफ भाग रहे हैं। जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी से ये भी इसकी तरफ भाग रहा है। तो ये एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं, इनको हम रेस्ट में भी बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के लिए रेस्ट है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी। सर ये वेलोसिटी क्या है, कैंसिल क्यों होगी, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या ये समझिए कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर आप भी बैठे हुए हैं और आपके पापा जी भी बैठे हुए हैं। तो आप तो एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है ना। लेकिन आपके पापा को और आपको छोड़ने आपकी मम्मी आई हैं, तो जब ट्रेन चलेगी तो आप दोनों तो एक दूसरे से किस में हैं, रेस्ट में। लेकिन जब ट्रेन चलने लगेगी तो मम्मी के लिए आप किस में हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे, जबकि आप पापा के लिए रेस्ट में हैं। ट्रेन भी और आप भी दोनों रेस्ट पोजीशन में लगेंगे आपको, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको रिलेटिव टर्म कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर वही है कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट देखो, एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। रेस्ट समझ में आ गया, मोशन समझ में आ गया, ये रिलेटिव होते हैं सराउंडिंग्स के साथ में। जैसे टू अंडरस्टैंड मोशन क्लियरली वी मस्ट ऑलवेज कंपेयर द ऑब्जेक्ट विद समथिंग अराउंड इट, जिसको सराउंडिंग कहा गया है, विच इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और सराउंडिंग्स। तो कोई रेफरेंस पॉइंट हमको जरूर मानना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पर हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो कोई आपसे पूछे कि एक आदमी बस में बैठा हुआ चल रहा है तो क्या वो मोशन में है, रेस्ट में है, तो आप उनसे क्या पूछोगे, मुझे सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में बताइए, मुझे ऑब्जर्वर बताइए, आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं या आप भी उसी बस के अंदर है, तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। An object can appear at rest for one observer but in motion for another observer। मैंने कहा ना, एक ही बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो इसी को बोलते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, दोनों दो चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखो, ए पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस। मैंने कहा कि मूविंग बस में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है तो जो भी वहां पर बैठे हुए हैं एक दूसरे के लिए किस में है, रेस्ट में है। लेकिन मेरे लिए वो किस में है, मोशन में, तब मैं उनको बाहर से देख रहा हूं, बाय कर रहा हूं उनको। फॉर अ पैसेंजर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, मैंने कहा ना अगल बगल बैठे हुए पैसेंजर किस में हो जाएंगे, सर जी रेस्ट में हो जाएंगे। फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड ही इज इन मोशन। अब कोई पर्सन रोड पर देखकर बस वालों को देख रहा है तो भाई वो तो मोशन में ही होगा ना, वो तो मोशन में ही होगा। तो वो डिपेंड टोटली किस पे करता है भाई, ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। ओके, चलो। अब ये एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं मोशन में जो आप देखते हैं, है ना। जैसे कि व्हीकल्स मूव करते रहते हैं रोड पर, भाई वो मोशन में होते हैं। रुक जाते हैं तो वो रेस्ट में हो जाएंगे। आ बॉल थ्रोन इन द एयर, आप किसी बॉल को ऐसे फेंक कर मारेंगे या फिर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो बॉल किस में होगी, मोशन में होगी। लीव्स फॉलिंग ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ से पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो वो भी तो मोशन में होते हैं। जब यहाँ पर गिर के जमीन पर आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो पत्ते रेस्ट पर आ गए, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। जब भी हम मोशन को डिस्क्राइब करने जाते हैं, कहते ना कि यार
ये मेरा दोस्त है, अच्छा कहाँ का है, दिल्ली का है, अरे बताओ उसके बारे में कि ये दिल्ली का है, डीपीएस में पढ़ता है, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है, क्रिकेट इसका पसंदीदा है, बैडमिंटन भी ये खेल लेता है, चेस भी इसको बहुत अच्छे से आता है। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं अपने फ्रेंड का। वैसे ही मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स लगते हैं, उन्हीं टर्म्स को हमें समझना है, उन्हीं टर्म्स को हमें पढ़ना है, और यहां से एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो। तो वो टर्म्स कौन कौन से होते हैं सर? वो टर्म डिस्टेंस होता है, इसका एक भाई डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम होता है, स्पीड होता है, डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होती है। ये सभी टर्म्स हमको डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं मोशन। ओके, समझ में आ गया? तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सब अब आने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है सर? इन्हीं की हेल्प से बता सकते हैं मोशन की फीचर्स को, कि कोई बॉडी मोशन में है तो किस प्रकार के मोशन में है। इनको बताने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन। ओके, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, बस एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा बस। चलो, तो ये चीज हमको समझ में आ गई, डिस्क्राइबिंग मोशन। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सर ये क्या होता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं आपका, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सर ये दूध रखा हुआ है मेरे सामने, मैं इसका मेजरमेंट कर सकता हूं कि 10 लीटर है, 20 लीटर है, तो भाई उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे, है ना? दूध तो लीटर में ही मेजर किया जाता है। ऐसे ही आपके सामने एप्पल रखे हुए हैं, तो वहां पर उसको किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फिजिकल जो क्वांटिटी है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पर अगर हम जाएं तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर आपको समझने की बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है Q = N × U। इसको इस बात से समझिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे, और 11th में ये चैप्टर और आसान लगेगा, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। तो मैंने आपसे कहा, आपका दोस्त आया जॉगिंग करते हुए, मैंने पूछा हाँ भाई कितनी दौड़ लगाई, तो वो पता है क्या बोलेगा आपसे? वो बोलेगा कि मैंने 3 दौड़ा। 3, वो बोलेगा 3। अरे भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 दौड़ा। वो आपसे क्या बोलेगा? आज मैंने 3 दौड़ लगाई, 3 दौड़ा। नहीं समझ में आ रहा है ना? वो कहेगा फिर अच्छा उसके बाद क्या खाया? मैंने केजी एप्पल खाया, मैंने केजी एप्पल खाया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी भी नहीं आ रहा? मैंने केजी एप्पल खाया समझ में कब आएगा आपको? अगर मैं बोलूं कि मैंने 3 किलोमीटर लगा देता हूं यहां पे, और यहां पे 2 लगा देता हूं। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे फ्रेंड ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई, उसके बाद 2 किलो सेब खाए। महंगे चल रहे हैं सेब, 500 600 के आएंगे 2 किलो, है ना? एनीवे, तो अब ये डेटा कंप्लीट हुआ। तो इस फिजिकल क्वांटिटी एप्पल को, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी क्योंकि मेजर किया जा सकता है। तो इनको समझाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो ये नंबर हो गया दोस्तों, और एक ये केजी हो गया। इन्हीं दोनों नंबर में से इसको बोला जाता है यूनिट, और इसको बोला जाता है नंबर को मैग्नीट्यूड। ये समझना मेरी बात को, ये मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो ये मैग्नीट्यूड है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि किलोमीटर और किलोग्राम इसकी यूनिट हो गई। मैंने कहा अरे दोस्तों आज मेरा बर्थडे है, लीजिए 2000 रुपए और जाइए मिठाई लेकर आइए, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? सर कितनी लेकर आनी है? वरना बात नहीं बनेगी ना, मैं बोलूंगा 3 किलो लेकर आनी है। तो उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एन नंबर जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, यू फॉर यूनिट। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम अलग अलग आधार पर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फिलहाल जो आपको 9th में पढ़ना है वो पढ़ना है डायरेक्शन के हिसाब से। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, और वो डायरेक्शन के हिसाब से 2 होती हैं जिन्हें मैं चाहूंगा वो आपको पता रहे, क्योंकि आगे उनको हम यूज करेंगे। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी के टाइप ही हैं जिनको डायरेक्शन के आधार पर हम डिस्क्राइब करते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटी को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से रिलेशन रखती हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका रिलेशन मैग्नीट्यूड से तो होता ही है, साथ में उनको डायरेक्शन से भी मतलब होता है, डायरेक्शन से भी मतलब होता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कहा था ना कि मेरा जन्मदिन है नहीं, एग्जाम्पल दिया था, 2000 रुपए भी दिए थे, 3 किलो मिठाई भी मंगवाई थी। अब दो बातें हैं, आप जाओगे कोचिंग से, जाओगे किसी भी दुकान से मिठाई ले आओगे 3 किलोग्राम, वो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मिठाई केवल बीकानेर की दुकान से लानी है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे? वो बेटे बीकानेर के लिए तो मुझे लेफ्ट निकल के राइट लेना पड़ेगा तब दुकान आएगी। तो उसके लिए एक डायरेक्शन आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड की तो जरूरत पड़ी 3 किलोग्राम, साथ ही डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। और अच्छे समझिए, ये बोतल है, मुझे इस बोतल का मास करना है कि ये बोतल कितने केजी की है, समझना मेरी बात को। तो इस बोतल को मैंने ऐसे रखा, कुछ मास आया, ऐसे रख दूंगा तो क्या मास आएगा? अलग आएगा? वही आएगा? अरे सर वही आएगा। ऐसे रख दूंगा तो मास अलग आएगा? सर वही आएगा। तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई जो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं है, किस कैसे भी रख दो। समझ में आ रहा है सर धीरे धीरे? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये एक दरवाजा है। अब एक बॉडी बिल्डर आदमी आया, उसने यहां पर बहुत ज्यादा बल लगाया दरवाजे को खोलने के लिए, नहीं खुला। एक और बॉडी बिल्डर आया भाई, उसने भी बल लगाया, तब भी नहीं खुला। फिर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा गया और वो इधर जाके उधर उसने छोटा सा एक धक्का ऐसे पुश कर दिया, गेट खुल गया। इसका मतलब भाई गेट एक तरफ से तो खुलता है हमारा घर का, जिधर से खुलेगा उधर ही तो फोर्स लगाएंगे हम। तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स आपने पता होगा, फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी कि भाई उसको डायरेक्शन की जरूरत है। मास मैंने एग्जांपल लिया था, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, वो मैं अभी डिस्कस करता चला जाऊंगा, बट ये बताना जरूरी था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। ये पीडीएफ आपके पास तक पहुंच जाएगी, आपको मिल जाएगी, ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इनको दो आधार पर बांट, एक मतलब कई आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन अभी 9th स्टैंडर्ड से हमें डायरेक्शन के आधार पर पढ़ना है। स्केलर और वेक्टर, केवल मैग्नीट्यूड से रिलेट हो वो स्केलर, दोनों से संबंधित हो वेक्टर। 11th में जाओगे तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी कि सर ये वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है, बट अभी वो सब ध्यान में मत रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, वर्क डन भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन ये सभी टर्मिनोलॉजीज वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है, वहां आएंगी तो वहां आपको मैं अब बताता हुआ चलूंगा कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब ये बताना जरूरी था कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम, ये जो हमने टर्म्स पढ़े हैं यहाँ पर, इन टर्म्स को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो कि टर्म्स होते हैं एक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या किसको करने के लिए? मोशन के बारे में बताने के लिए, जिसमें सबसे पहले दो भाई बहन या दो मित्र, दो दोस्त आते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन इनके बिना आपका स्कूल का यूनिट टेस्ट बनेगा ही नहीं। चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के दे एमसीक्यू में, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, चाहे 2 से 3 नंबर में डिफरेंस लिखने को दे आपको। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है ना? सिंपल सी बात है, दोनों को मैं एक साथ रिलेट करके बता रहा हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो हुआ क्या, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी।
आप यहां से यहां गए, आपको सी तक जाना था, सी तक पहुंच गए, तो आपने एक डिस्टेंस कवर की, आपने एक डिस्टेंस कवर की। ये मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये कोई भी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, आपने 5 किलोमीटर पर पहुंच गए। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मैं देखो ध्यान से समझना, मैं यहां पर आपके सामने हूं, मैं इधर चला तो मैंने कुछ तो 15 सेंटीमीटर 30 या कुछ तो डिस्टेंस कवर की, ठीक है। मैं यहां था, मैं इधर भी चलूंगा तो भी डिस्टेंस करूंगा कवर, आगे जाऊंगा तो भी डिस्टेंस कवर करूंगा, पीछे जाऊंगा तो भी डिस्टेंस कवर करूंगा। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या हो गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो बॉडी ने कवर किया है वास्तव में वही तो डिस्टेंस होगा। मैं नहीं कर रहा कवर, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूं, तो क्या डिस्टेंस हुआ? नहीं। डिस्टेंस कब होगा? जब मैं इधर डुलूंगा या इधर डुलूंगा, डुलूंगा मतलब घूमूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, गाऊंगा, गाना नहीं मतलब चलना, तब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब अगर मैंने इतना एक्चुअल में पाथ कवर्ड किया तो इतनी डिस्टेंस होगी केवल। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आती है बात? ये लिख भी रहा है यहाँ पे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द बॉडी। अच्छा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आगे जाओ तब भी डिस्टेंस, पीछे जाओ तब भी डिस्टेंस, इधर जाओ तब भी, इधर जाओ तब भी जाओ, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी नहीं। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो जानी चाहिए, स्केलर या वेक्टर? बोलो, स्केलर या वेक्टर? आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, अभी समझिएगा ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? लिख भी रहा है, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। एक और चीज हो सकती है सर, मुझे ए से सी पे जाना है तो एक शॉर्ट रास्ता भी तो है, ये देखो ये शॉर्ट रास्ता है, बिल्कुल है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटे रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? बोलो 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 बोलो, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है? सर जी, अगर मुझे शॉर्ट रास्ता कवर करना है, मुझे ए से सी पे सबसे छोटी दूरी के साथ जाना है, तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, केवल इधर चलना पड़ेगा, केवल इधर, केवल इधर, ऐसे चलूंगा चेहरा करके तभी तो पहुंचूंगा, तभी तो पहुंचूंगा। तो इसको फॉलो करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? डायरेक्शन की। और जब मैं डायरेक्शन को फॉलो करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाई जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। बताओ, इसमें कुछ याद करना पड़ेगा आपको। हमेशा देखो, मैंने क्या कहा था, बीकानेर से आपको मिठाई लेने भेजा था, तो आपको पता है कि बीकानेर के लिए मुझे कोचिंग से निकलूंगा तो राइट जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट लेना पड़ेगा। राइट लेफ्ट क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई, तभी तो बीकानेर पहुंचेंगे आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन से एसोसिएट होती है, याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा। तो यहां फिगर से भी देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। तो यहां से आपकी ये उबड़ खाबड़ रास्ते से गाड़ी जा रही है, ये डिस्टेंस कवर की है। लेकिन एक सीधा रास्ता है, तो डिस्प्लेसमेंट से भी हम जा सकते हैं। इसी को शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिलहाल डिस्टेंस की परिभाषा समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी होती है। एक चीज और आपको समझते हुए चलना है, इसकी यूनिट। तो डिस्टेंस को तो हम किस में मीजर करते हैं? मीटर में। किस में मीजर करते हैं? मीटर में मीजर करते हैं, ठीक है। चलो, इसको बेटा एक चीज और याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। सर ये एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि भाई इधर आओ, मैंने एक लोहे की फैक्ट्री खोली है बहुत बड़ी, और मुझे कुछ माल की ज़रूरत है। तो भारत के अंदर तो वो माल काफ़ी महंगा मिल रहा है और शॉर्टेज भी है, तो चलो चाइना चलते हैं और चाइना से माल खरीद के लाते हैं। ठीक है, मेरा दोस्त बोला ठीक है चल। तो हम चाइना की कंपनी में पहुंचे, उनसे कहा कि हमें 1 लाख टन लोहा चाहिए। अब वो बोलेंगे यार 1 लाख तो समझ में आता है, जो कि मैग्नीट्यूड है, लेकिन टन जो कि यूनिट है समझ में नहीं आती। अब चाइना वाले सर्क हो जाएंगे यार ये टन क्या होता है, नहीं समझ में आएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर टन और कुंटल 2 क्षेत्रीय इकाई चलती हैं, हमारी यूनिट चलती हैं।
एक कुंटल में 100 किलो होते हैं तो एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, बट चाइना वाले उस चीज को नहीं जानेंगे। आगे ये बात समझ में? हमारे यहाँ तो धड़ी मन बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो वो नहीं जानेंगे। तो ऐसे व्यापार करने में काफी दिक्कतें आने लगी हर किसी नागरिक को, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अब ये बात सरकार को पता चली, भाई ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे ही चाइना वाले जब भारत आते थे तो वो भी अपनी यूनिट लेकर आते थे। अब वो हम बोलते थे कि भाई हमको नहीं पता ये। तो ऐसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी और उन्होंने कहा कि सुनो, हम कुछ यूनिट्स के स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हर क्लास में हर स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए ताकि हर बच्चा इन स्टैंडर्ड्स को जाने और अपना व्यापार कर सके। और हमें पढ़ाया गया किलोग्राम, तो हमने बोला कि हमें 1,00,000 किलोग्राम लोहा चाहिए, तो वो समझ गए। तो किलोग्राम एक ऐसी यूनिट बन गई जिसे पूरा दुनिया जानती थी, उसको इंटरनेशनल बोलते हैं, इसलिए इसको एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। ठीक है, थी तो आपकी 3 यूनिट, एफपीएस, एमकेएस और सॉरी, एक सीजीएस यूनिट थी, एक एफपीएस यूनिट थी और एक एमकेएस यूनिट थी। एमकेएस यूनिट को ही 1961 में ये बना दिया गया था आपका एसआई यूनिट। तो अभी आपको एसआई यूनिट में ही सारी चीजें हमें डील करनी है। ठीक है, तो ये यूनिट क्या है आपकी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। बिना यूनिट के भी कुछ नहीं है, ये भी आपने देख लिया। ओके, चलो, तो डिस्टेंस समझ में आता है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आता है। देख लेते हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी चेंज है, और इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ किस किस के बीच का, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन, जो कि याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरेटिकल आए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दे हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, यहाँ कर चुके हैं। इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अगेन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। दो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। और तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखो कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई आपको? आप बोलोगे यस सर, बात आ गई समझ में बहुत धांसू तरीके से। चलो, लेकिन सर ये कैसे, हाउ, ये तो बताओ। अरे देखो भाई, मैं समझाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। आपने बेटा ग्राफ बनाए हैं, है ना, मैथ में भी ग्राफ आते हैं, इसको आप ओरिजिन बोलते हो। 0,0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। ऐसे ही ऊपर 1 2 3 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इधर 1 होता है माइनस का, इधर माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, माइनस का 4 होता है। इस तरीके से पता है आपको। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, मजा आने वाला है आपको। यहां पर हो आपने सोचा घूमने चलते हैं, आप यहां पहुंच गए। दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट कर लो और डिस्टेंस को आप डी से डिनोट कर लो। ठीक है, तो यहां पर आप यहां पर गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, सेम, 1 यूनिट और 1 यूनिट। अब आपका यहां मन नहीं लगा, आप और आगे चले गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गई सेम, 2 यूनिट। अब आपने सोचा यहां भी मन नहीं करा, इससे अच्छी तो पहले वाली जगह थी, तो आप यहां से कहां आ गए, वापस आ गए यहां पर। यहां पे कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पे जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी हो गई,
वो हो गई सर 1 + 1 + 1 3। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई, देखो ना। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या है सर जी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन कहां थी भाई? इनिशियल पोजीशन यहां थी। फाइनल कहां आ गया? अब यहां। तो इसके बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो कि केवल कितनी होगी? 1 होगी। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, पहले 1 चले, फिर 1 चले, अब फिर वापस आ गए। तो वापस आने के लिए माइनस, तो ये कट के कितना बचा? 1। तो इसको 1 यूनिट बोलेंगे, 3 यूनिट। और अगर हमारा फिर यहां भी मन नहीं लगा, फिर हम यहां से यहां वापस आ गए, तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। और ये कितनी हो जाएगी? +1 कर दो, यानी कि 4 यूनिट। वो मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो गई। और मन नहीं लगा तो यहां पर लौट के वापस आ गए, तो आप नेगेटिव की ओर चले गए, है ना? तो ये से नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि डिस्टेंस मैंने क्या बताया? अगर मैं यहां पर हूं तो रेस्ट में हूं, इधर जाऊंगा तभी डिस्टेंस होगी, तो वो तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इस तरीके से समझ में भी आ गया होगा। और समझिए, और समझिए, ठीक है। देखो, ये एक किसान का खेत है, रेक्टेंगल टाइप का। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आएगा। वो किसान यहां पर खड़ा हुआ है, उसने यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ये जो खेत है ये स्क्वायर है, जिसकी जो साइड है 10 मीटर है, हर साइड 10 मीटर है, स्क्वायर खेत है। अब ये किसान यहां पर है, यहां से यहां आ गया। दो चीजें हैं, आपसे मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो आप मुझे कितनी बताएंगे? आप बताओगे मुझे 10 + 10 = 20 मीटर। वही मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछने लगूं तो आप मुझे कितनी बताओगे? बताओ। बेस ऐसा तैयार कर दूंगा कि भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो बोलो, तो आप बोलोगे अरे सर, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा मुझे याद है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्ट रास्ता जो कि ये है, इसको निकाल लो। ये कैसे निकलेगा? वो पाइथागोरस से निकल जाएगा, क्योंकि ये 90 का एंगल है। करेंगे इसको न्यूमेरिकल सेक्शन में जस्ट अभी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर, जो भी आएगा इसको सॉल्व करके कर लेंगे अंडर रूट में, है ना? वो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, बट वो अब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अच्छा, एक और आगे बढ़ गए तो डिस्प्लेसमेंट केवल ये बचेगा, और यहां पर पहुंच के घूम के तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब कितना आसान सा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9th का टॉपिक। आप लोगों ने एनडीए एग्जाम सुना होगा, और हो सकता है आप में से काफी लोगों का सपना भी हो एनडीए में जाने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें क्लास 12 के बाद सीधे लेफ्टिनेंट बनने का मौका मिलता है, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। तो एनडीए में यहां से क्वेश्चन दिया गया था। क्या क्वेश्चन दिया गया था? क्या, सोचो कभी, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो सकती है डिस्टेंस से? सोचो सर, देखो, यहां से यहां जाओ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर तो है। यहां से यहां जाओ तो ये डिस्टेंस हो गई थी 10 और 10, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होगी इससे भी कम। तो डिस्प्लेसमेंट कभी, अच्छा, यहां से यहां हो तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? 10 10 20 और 30, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? केवल ये। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, बराबर तो हो सकती है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तो एक कंडीशन है क्या? क्या है वो कंडीशन दया? वो कंडीशन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो जो डिस्टेंस है, वो हमेशा छोटी, सॉरी, हमेशा बड़ी रहेगी, या बराबर भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। ये आया था भाई।
बोलो सर, डिस्टेंस या तो बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से या बराबर हो सकती है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी ये वाला जो मुंह खोल के इधर है इधर नहीं पहुंच सकता। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आइए आ गई तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो डिफरेंसेस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भाई डिफरेंस आएगा, मैंने कहा ना 2 नंबर का आएगा, और आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड, जितना पाथ हमने कवर्ड किया है, जबकि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच का, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर होती है, ये भी बता दिया। सर ये डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन से एसोसिएटेड होता ही नहीं है, ये डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड होती है। बताओ लिख सकते हो क्या इनको, इतने हार्ड को? अरे सर हार्ड कहाँ है, इतने अच्छे से समझा दिया आपने, अब याद करने की भी जरूरत नहीं है, इस तरीके से लिख देने। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, एग्जाम्पल दिया मैंने। और ये वाली कंडीशन याद रखनी है, डिस्टेंस बड़ा और बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और बराबर हो सकता है डिस्टेंस से। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ नहीं देखोगे आप, ये कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। और इसी कंडीशन जो 9th स्टैंडर्ड का है और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो समझ जाइएगा कि भाई इंपॉर्टेंट तो ये है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है स्पीड। सर स्पीड तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ क्या है स्पीड में? स्पीड में क्या है? कुछ भी नहीं है। स्पीड में क्या है? कुछ भी नहीं है। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें कौन सी नई बात है? बहुत अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ये रहा फॉर्मूला। जैसे डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट का एक भाई भी था ना, स्पीड के साथ इसका भी एक भाई है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और ये दोनों टर्म आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी मैं आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछने लगूं तो आप शायद नहीं बता पाओगे। और ये क्वेश्चन जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हो तब भी आपसे ये 9th का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी आपने इसको पढ़ा, देखो मैं आपको सारी की सारी चीज यहीं पे बता देता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आ गया। जबकि मेरे प्यारे बच्चों जो वेलोसिटी होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ इतना बोलना है आपको, और कुछ बोलना ही नहीं है। सामने वाला समझेगा हाँ बंदे को नॉलेज है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ये जस्ट अभी आपने पढ़ा। ये मेन डिफरेंस होता है जो डिफरेंशिएट करता है, डिफाइन भी करता है स्पीड और वेलोसिटी को। बाकी स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस स्केलर हुआ करती थी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर थी, तो ये पूरी की पूरी हमारी कैसी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर हम तो ये सोचते थे कि स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होती है। सेम चीज होती है, लेकिन जब होंगी जब हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। देखो स्पीड के पास केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी के पास क्या है सर जी? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड बराबर, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गए? बराबर हो गए, बशर्ते इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करें तब। और जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डिफरेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है,
अब समझ में आई बात? तो अब दोबारा से आइएगा रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट पर कि अगर आपकी कोई फ्रेंड या ये आप हैं और ये आपकी दोस्त है, फ्रेंड है, लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, आप 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहे हैं, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है, तो भाई आपको पता है एक इधर वेलोसिटी है, एक इधर वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन का मैटर है। तो +10 और -10 कितना हो जाएगा? 0, मतलब कैंसिल, आप रेस्ट में लगोगे भाई। आ रही है बात समझ में? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन का मैटर होता है। तो हमें समझ में आता है कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस है। कोई पूछे कि क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा, ये आपसे पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में आपसे पूछेगा और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछेगा, आप दोनों चीजें बता देंगे। अब इसके बाद और ऐसी क्या चीज है जो आपको पता होना चाहिए, वो है यूनिट, दोनों की सेम होती है, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसको बोलेंगे। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड समझ में आता है हमको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, स्पीड के साथ साथ हमको और क्या समझ में आता है? वेलोसिटी भी समझ में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो वहां पे डिस्टेंस था, यहां डिस्प्लेसमेंट है। तो स्पीड और वेलोसिटी की दोनों चीजें सेम है, बस डिस्टेंस को हटा के डिस्प्लेसमेंट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो वेलोसिटी भी हो सकती है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया -10, 0 भी हो सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव तो हो ही सकती है। तो ये दोनों हमारे डिफरेंसेस आते हैं। अब एक चीज आपको समझनी है दोनों चीजों को लेकर। अब दोनों में देखो, आपको समानता भी समझ में आ गई और दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो यहां से आने वाली जो चीजें हैं वो बहुत आसान होने वाली हैं आपको, ठीक है। देखो एक बार फिर से, दो दोस्त हैं, एक आप हो और एक मैं हूं। आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास चलो मेरे पास 100 है, आपके पास 200 है, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए का 1 नोट है, एक नोट, आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है। अब सीधी सी बात है, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बड़े हैं, आप अमीर हैं मुझसे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो आपके पास एक 100 रुपए का नोट अलग से है, इसको किसी को दे दो। आपने दे दिया, तो अब आप और हम क्या हो गए? बराबर। और अगर वो 100 का नोट आपने वापस ले लिया तो आप बड़े हो गए। मतलब आप वेलोसिटी हैं, मैं स्पीड हूं, हम दोनों बराबर कब हो सकते हैं? जब आप 100 रुपए किसी को दे दो। ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो दोनों बराबर हैं, तो कहीं पर स्पीड कहीं पर वेलोसिटी वर्ड यूज होगा तो घबराइएगा मत कि सर आप तो अलग बता रहे थे, आपने तो डिफरेंस बताया था, लेकिन यहां तो कभी स्पीड कभी वेलोसिटी मिक्सअप हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि जहां पे मिक्सअप हो रहा है वहां पे विदाउट डायरेक्शन बात कर रहा है, जहां पे डायरेक्शन लेनी होगी तो वो वहां पर वेलोसिटी ही बोलेगा। क्योंकि ये आने वाले अभी और टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं। तो ये दोनों का डिफरेंस, समानता, ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी हमको समझ में आ गई। स्पीड को एस से डिनोट कर लो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से करेंगे और स्पीड को कैपिटल एस से, ठीक है। ये मैंने कैपिटल एस से किया है और इसको मैं स्मॉल एस से कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया स्मॉल एस। स्मॉल एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फॉर डिस्टेंस। ये स्पीड हो गया, ये वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब एक टर्म आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। तो इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को आप स्पीड के साथ भी यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस अंतर क्या हो जाएगा, जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे होंगे तो डिस्टेंस आएगा,
जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। कैसे, देखिए अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड बता दिया तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी खुद समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आ रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बस। ठीक है, फिलहाल मैं इसको समझाता हूं आपको माजरा क्या है। देखो मान लीजिए ये आपका घर है और होम है, आपका घर है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका स्कूल है। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर और स्कूल तो इतना ही दूर है। अच्छा, मान लीजिए इसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, 10 नहीं मानते, 12 मान लेते हैं। अब आपने 12 को 3 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। अब आप अपने पापा के साथ या बड़े भाई के साथ स्कूटी लेकर निकले, और आपके बड़े भाई या पापा जिनके साथ आप निकले थे, आप उन्होंने क्या किया, ये वाला 3 किलोमीटर जो दूरी जो तय की वो 2 मिनट में कर ली, ये वाली भी 2 मिनट में कर ली, और ये वाली भी 2 मिनट में कर ली, और ये वाली भी 2 मिनट में कर ली। तो क्या हुआ सर, हर बार इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, डिस्टेंस टाइम इक्वल इक्वल इक्वल। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करें तो वो यूनिफॉर्म स्पीड, खत्म कहानी। और अगर ना करें तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, खत्म कहानी। और अगर मैं बोल दूं अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताओ कहीं की कुछ बात है क्या? नहीं है ना। चलो समझ में आ गया। ये लाइन थोड़ा सा समझना है, अभी बाद में समझेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। बट अभी इतना याद रखिए, हमें नहीं पता एक्सीलरेशन क्या होता है, बट इतना याद रखिए कि यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बताए अभी दे देता हूं कि सर ये एक्सीलरेशन कैसे हो जाएगा। एक्सीलरेशन का मतलब समझिए, आपने स्कूटी चलाई होगी या बाइक चलाई होगी, चलाने की कोशिश की होगी, तो जब आप एक्सीलरेट करते हैं उसको, उसी को जब आप चल रहे हो, आपने एक्सीलरेट किया, स्पीड बढ़ गई, सामने ब्रेकर आ गया, आपने कम कर लिया, स्पीड कम हो गई, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होना। ठीक है, तो सर यहां तो चेंज हो ही नहीं रहा है, बताओ कहां। जब आप चल रहे थे तो बराबर बराबर है, तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये तो समझ में आता है कि मे नॉट, लेकिन एक्सीलरेशन कहां होगा, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो होता है सर्कुलर मोशन में। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास अबाउट सर्कुलर मोशन, वहां आपको ये लाइन लगेगी, जरूरत पड़ेगी तो इसको वहां याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड में कब होगा, सर्कुलर मोशन में। कब नहीं होगा, इस कंडीशन में नहीं होगा, वो समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये लाइन क्या है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब आप चीजें समझ गए होंगे। वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि अब क्या हुआ कि इस 2 मिनट में उन्होंने गुस्से में 4 किलोमीटर तय कर लिया, लेकिन अगले 2 मिनट में केवल 1 किलोमीटर तय किया, और अगले 2 में फिर से उन्होंने 3 किलोमीटर तय कर लिया, और अगले 2 मिनट में उन्होंने फिर कितना किया भाई, 3 किलोमीटर यहां करने के बाद 3 और 1 4, और 4 8 2 किलोमीटर तय किया। तो टाइम तो वो 2-2 मिनट ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस इन केस ऑफ स्पीड, तो वो दोनों क्या ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। इसको यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं। हेलो, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो ये हमको समझ में आता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसको वेरिएबल बोलेंगे या नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अच्छा, वेरिएबल है, चेंज होता रहेगा, तो एक्सीलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा, एक्सीलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा वेरिएबल स्पीड के साथ।
कभी रेस कम कभी रेस ज्यादा, तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। तो क्या सर वो टर्म एवरेज वेलोसिटी के साथ भी आएगा? बिल्कुल आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत होती है? देखो, एवरेज स्पीड का मतलब है कि हमारी जो डिस्टेंस है, मान लीजिए हम पहले 10 किलोमीटर कहीं और गए, फिर 20 किलोमीटर और गए, फिर 5 किलोमीटर और गए, है ना, 10 किलोमीटर और गए, डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं और इन सबको करने में हमें 10 घंटे लग गए। तो हम क्या करेंगे, सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे, डिवाइड 10 से कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो वही होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सिंपल, ये एवरेज स्पीड होता है। अच्छा, अगर यहाँ एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी लिखा आ जाए तो अब आप समझ गए प्यारे कि सर यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है दोनों पॉइंट्स के बीच का। जैसे एक आदमी यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, सारी डिस्टेंस 10-10 किलोमीटर है, ठीक है। तो आदमी जो है यहां पहुंच गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी सर? टोटल डिस्टेंस को जोड़ दो, जो भी टाइम लगा डिवाइड कर दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ ले लेंगे, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कि वो आदमी फिर से यहां से मत लीजिए, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, आदमी यहां से यहां गया, फिर 20 के साथ 10 और 10 20 किलोमीटर, किलोमीटर मान लो इसको, और फिर 20 किलोमीटर यहां आ गया। तो अब मैं आपसे इस केस में एवरेज वेलोसिटी पूछूं, v फॉर वेलोसिटी, ए वी फॉर एवरेज, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो समझ में आ रहा है 10 घंटे लगे, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि जहां से वो गए थे घूम के वहीं वापस आ गए। ऐसे क्वेश्चन बनते, कराऊंगा प्रैक्टिस धमाकेदार तरीके से। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। और यही सारी चीजें हमारी किसके साथ हैं? वेलोसिटी के साथ है, वेलोसिटी के साथ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यूज इज डिस्टेंस, यूज डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन है नहीं है तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी, है तो वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। दूसरा, यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ये भी आपको समझ में आ गया। सिर्फ अंतर क्या है कि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा और डिस्टेंस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, ए वी फॉर एवरेज, तो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब सर ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है ना? ये भी तो है कि सर व्हाई डू वी नीड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? तो भाई सिंपल सी बात है, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग स्पीड अगेन एंड अगेन, मान लीजिए इतनी दूरी गई, इसकी स्पीड निकालो, फिर इतनी गया, इसकी स्पीड निकालो, फिर स्पीड निकालो, फिर स्पीड, फिर स्पीड, क्यों निकालें भाई? हम सारी डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, और सारा टाइम निकाल लेते हैं, एक साथ डिवाइड कर देंगे, है ना। तो वी यूज एवरेज स्पीड टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मोशन, ठीक है। यही आपका एवरेज वेलोसिटी में हो जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। स्पीड होता है वन चेंज एट एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट में क्या चेंज हुआ, ये एक वैल्यू आएगी पूरी जर्नी जो हमने पूरी जर्नी की है। बाकी ये कहीं किसी भी पॉइंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी क्षण की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये ओवरऑल वैल्यू होगी। बाकी ये फुल जर्नी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये फुल जर्नी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम एक्सीलरेशन के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो हुआ क्या, मान लीजिए एक आपके ऑटो वाले भैया को जानते हो, ऑटो वाले भैया, है ना, एक आपके पास कार वाले भैया हो गए। अब हुआ क्या, ऑटो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर था, अब ये पहुंच गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। बताओ कोई दिक्कत?
सिमिलरली कार भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, लेकिन वो भी कहां पहुंच गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच गई। अब सोचने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम किसको कितना लगेगा, सोचने वाली बात है, कुछ तो अंतर होगा इनमें। ऑटो 10 से 40 पर पहुंचा, कार भी 10 से 40 किलोमीटर पर पहुंची। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको दोनों में? हाँ, टाइम का। किसका? टाइम का। तो यही डिफरेंस हो जाएगा टाइम का। मान लीजिए इसको लग जाएंगे 10 सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये काम कर लेगा अपना 4 सेकंड। दोनों में वेलोसिटी का चेंज हुआ, बट इसमें टाइम ज्यादा लगा, इसमें टाइम कम लगा, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, एक्सीलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या होता है, dv अपॉन dt। dv का मतलब होता है चेंज, d का मतलब होता है चेंज, v फॉर वेलोसिटी, और t का मतलब टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसी को एक्सीलरेशन बोला जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। ये कहां से टर्म ले आए सर? सर हमें तो फिजिक्स से बहुत डर लगता है भाई, तसल्ली से ईमानदारी से एक बार वीडियो देख लो, नाम बदल देना ना समझ में आए तो। u होता है इनिशियल वेलोसिटी, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये हुआ, मैं घर से अपनी स्कूटी लेकर निकला, स्कूटी मेरी 10 की स्पीड पर चल रही है, मैंने देखा मैं हाईवे पर पहुंच गया हूं, तो मैंने स्पीड 80 कर ली। तो इनिशियल क्या थी, 10, और 80 कर ली, वो v हो गई। दूसरी सिचुएशन लीजिए, मैं हाईवे पे चल रहा हूं, कानों में लीड लगा के आराम से, 100 की स्पीड पर मेरी कार, इस बार स्कूटी पे नहीं कार पे हूं, है ना, 100 की स्पीड पर मेरी कार चल रही है, किलोमीटर पर आवर की, मस्त मजे से कार में गाने चल रहे हैं। अचानक से मेरे सामने एक हाथी आके खड़ा हो जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथी कहां से आ गया सर? अरे भाई ऋषिकेश जा रहा था, जंगल में पड़ गया, नेशनल पार्क पड़ता है वहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सोच लो, इमेजिनेशन कर लो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी गाड़ी 100 की स्पीड पर चल रही थी, तो उस समय यू क्या था मेरा, 100 किलोमीटर पर आवर। मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, 20 30 40 किलोमीटर करनी पड़ेगी, तो फाइनल क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम में जो भी चेंज होगा वो नीचे है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी आ रहा है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यू मस्ट नो। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट या सिंपल यूनिट क्या हो जाएगी, सर जी फॉर्मूले से पूछ लो, वेलोसिटी की क्या बताई थी आपने, मीटर पर सेकंड, टाइम की भी सेकंड हो जाएगी, सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब s की पावर 2 ऊपर जाएगी तो s की पावर -2 हो जाएगी। बहुत सारे हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, इस तरीके से भी लिख देते हैं, अरे भाई चाहे ये कर लो तो ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सीलरेशन। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल में एक समस्या बड़ी आती है, वो समस्या ये आती है कि जनरली हमें यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी हुई होती है, और इसको हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो हाँ या ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, हाँ। अच्छा, आवर को सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं सर, आवर से सेकंड के लिए पहले आवर से मिनट में जाएंगे 60 की मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे 60 की करके, तो दोनों के बीच में क्या है, ये डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ 1000/60 इंटू 60, ये करना है।
तो हमें बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आ जाएगा 5/18। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5/18, यानी कोई भी वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, या इसका उल्टा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इस केस में क्या करोगे आप 18/5 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट टाइम में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ भी मिलेंगे और ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही रखेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप फ्री हैंड है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट ना करें तो भाई ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 9897841033 पर कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करनी है तो भी मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। तो आई होप आज की क्लास के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे या नंबर पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, कोई पूछना चाहते हो, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग हो, ठीक है। बाकी अधिक और जानकारी के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है वीरपत एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको और सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो आज इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।